बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी जिस शिद्दत से सर उठा रहा है, उसी शिद्दत से इसका सद्भाव करने की ज़रूरत है। और इसी तनाजुर में एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ वो नहायत अहमियत का हामिल रहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस कमेटी में बबंगे दहल इस बात का ऐलान किया कि जो इंतहा पसंद है उनको हम पूरी ताकत के साथ कुचलने का इरादा रखते हैं, अज़म का इजहार किया। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को सब ने मिलकर हल करना होगा, इसके लिए एक पेज पर आना होगा। इस वक्त यकीनन बलूचिस्तान और केपी के दहशत गर्दी की जद पर है और इसी हवाले से बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया। और अगर केपी की बात करें तो वहाँ पर भी अमन व अमान के हवाले से मुख्तलिफ मेजर्स लिए गए। लेकिन जो सबसे सेंसिटिव इस वक्त जो मामला चल रहा है वो कुरम और पारा चनार का चल रहा है। और यकीनन ये मसला जो है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। 12 नवंबर से शुरू होने वाला ये जो अंदुनाक वाक़या था और उसके बाद जो हमने मुख्तलिफ वाक़यात देखे वो भी यकीनन तशवीशनाक रहे। 1 जनवरी को जिरगे में अमन मुआहदा भी हुआ और फरीकैन के दस्तखत भी हुए, मगर मुल्क दुश्मन अनासर अमन दुश्मन अनासर ने इसको सबूताश करने की कोशिश की। सरकारी मुज़ाकराती टीम पर हमला किया गया, ज़िले इंतज़ामिया पर फायरिंग की गई। और इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ नज़र आ रही है वो कशीदा है। अद्वियात अशिया ज़रूरिया वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे, जिससे इंसानी बहरान जो है वो जन्म ले रहा है। तो सवाल यहाँ ये कि फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदा होने के बावजूद जो है कर्फ्यू 144 नाफिज होने के बावजूद वहाँ पर इमदादी सामान क्यों नहीं पहुँच पा रहा। गो के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपना तैयारा भी इसी के मकसद के लिए पेश भी किया गया और कुछ सामान वहाँ पर पहुँचा भी है। लेकिन हम आज जायज़ा लेंगे कि इन तमाम चीज़ों के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसमें बैरूनी हाथ तो मुलविस नहीं है। और साथ साथ हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी, जिन्होंने ये बात की थी कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यकीनन इस पर जो है रोज़ाना शहादतें देकर दहशत गर्दों का ख़ात्मा कर रही है। और इसी तनाजुर में हमने देखा कि वादी तीरा में जो अवाम है वहाँ पे और जो ताजिर बरादरी है उसने जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जवान हैं, उनकी शहादतों पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया, उनकी लाजवाल कुर्बानियों को सराहा। और नाज़रीन, यकीनन जितने भी इंतहा पसंद हैं, तखरीबकार हैं, फितनउल खवारिज हैं, इनको जहन्नुम फासिल तो किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठाएंगे कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौन से फौरी इकदाम लेने की ज़रूरत है। पैनल का तारुफ करा दूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया, दिफाई तज़कियाकार हैं आप। हमें ज्वाइन किया है हसन खान तज़कियाकार ने स्काइप पर, आपको भी वेलकम कहते हैं हसन साहब। मसूद साहब, यकीनन जब भी हम बात करते हैं दहशत गर्दी इंतहा पसंदी की तो एक रोज़मर्रा का चैलेंज हमें नज़र आ रहा है और जिससे ना सिर्फ हमारी सियासी, मुआशी और समाजी जो निज़ाम है वो ख़तरे में पड़ रहा है। लेकिन इन्हीं तमाम हालात के तनाजुर में आप एपेक्स कमेटी में होने वाले इजलास को किस तरह देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एपेक्स कमेटी का जो इजलास है और ख़ास तौर पर एपेक्स कमेटी है नेशनल एक्शन प्लान के बनने के बाद इस दी मैन आप समझ ड्राइविंग फोर्स है। जो एपेक्स कमेटी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, सर्विसेज चीफ होते हैं और रेलिवेंट तमाम लोग बैठे होते हैं और इसमें डिसीजन होता है कि ऑपरेशंस कहाँ पे करना है। बेसिकली ये एथराइज करते हैं ऑपरेशंस को, सिचुएशन को देखते हैं और जो आपके रिसोर्सेज है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इसमें फर्दर जो डेवलपमेंट्स होती है उसमें चेंजेस वगैरह यही एपेक्स कमेटी करती है। सो दिस इज़ द हाईएस्ट फोरम जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है। और जो रिसेंटली हमने जिस तरह देखा है कि जिस तरीके से सिचुएशन हुई बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में और अज़्म इस्तेहकाम की बात की गई है और एक रिज़ॉल्व का इज़हार किया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी जिस तरह बात की है और बाकी जो लोग वहाँ पे थे, काबिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कि हर हालत में जो फाइनल ऑब्जेक्टिव और गोल है दैट इज़ एलिमिनेशन है और ये दहशत गर्दी का ख़ात्मा है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने में भी हो। और चीफ ने कहा था रिगार्डलेस कि उनका ओरिजिन कहीं से भी हो हम उनके पीछे जाएंगे। तो ये एक रिजॉल्व का इजहार है और जो उस पर एपेक्स कमेटी में डिसाइड हुआ है। ठीक है मसूद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, अमन मुआहदा फरीकैन की जानिब से दस्तखत भी हो गए और तमाम हमने देखा कि मामला सेटल डाउन हो रहे थे, लेकिन जो अमन दुश्मन अनासर हैं वो घात लगाए बैठे हुए थे और यकीनन कहीं ना कहीं से तो सहूलतकारी की जा रही है। जी हाँ, देखें, पहले तो हमें यह समझना कुरम इस लाइक ए पैरट्स बीक, इसमें 3 तरफ से अफ़गानिस्तान के 3 सूबे लगते हैं। नॉर्थ से अगर आप देखें नंगहार है, फिर पक्तिया है और इसके बाद खोस्त है और इसके अलावा हमारे नॉर्थ वज़ीरिस्तान भी साउथ में है और ऊपर से खैबर है और इसके ईस्ट में जाएँ तो
औरगज़ई एजेंसी है। और देखें इसमें 4 मसले हैं जो कुरम में जो काफ़ी अरसे से हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यह है कि टेररिज़म यहाँ पे है। सेकेंडली यहाँ पे सेक्टेरियन इशू है। थर्ड यहाँ पे जो मसला है बॉर्डर क्लैशेस है, जो बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन जो अफ़गानिस्तान यहाँ पे करता है। और स्पेशली जब हमने रिसेंटली देखा खलाची वाले जो जगह है जहाँ डन पटन में, जहाँ पे अभी रिसेंटली पाकिस्तान उनकी 4 पोस्टें तबाह की थी, वो है। और चौथा है ज़मीनों का मसला है, पानी का मसला है और ग्रेजिंग साइट्स का मसला है। और पास में देखें कि पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ 2 बड़े मेजर ऑपरेशंस किए थे। 2007 में यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ था, उसका नाम था कुरम गेट, और ये अपर कुरम में ऑपरेशन हुआ था और ये भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ था। 2011 में एक और ऑपरेशन हुआ और उसको कहते हैं ऑपरेशन कोह सफ़ेद, वो लोअर कुरम में हुआ था। अगेन वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ था। और जिस तरीके से अब रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, अभी आप देखें जिस तरीके से जो एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द ग्रुप्स, और इसके बाद अमायदीन ने 14 पॉइंट्स पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी और एक अच्छा मैसेज पे लोगों के लिए गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये एक जगह पे ये कार्रवाई अभी स्टेट अभी निकला नहीं था, जब डीसी अपने लोगों के साथ एरिया को चेक कर रहे थे, वहाँ पे उन पर फायरिंग हुई। तो अब ये सिचुएशन है बड़ी तशवीशनाक है और अफसोसनाक सिचुएशन थी। और ये क्यों कर ऐसा मुमकिन हुआ जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी और गारंटीज दी गई थी तमाम ग्रुप्स की तरफ से कि यहाँ पे सेफ पैसेज होगा। तो मेरा ख्याल में अब ये सवाल है कि अभी तो एक्शन गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये सवाल है क्या वो चाहते हैं, अमन चाहते हैं, यकजहती चाहते हैं। तो उन सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। ठीक है हसन साहब, कुरम के मामले पर हम देख रहे हैं कि कई रोज से अमन की कोशिशें की जा रही हैं। 1 जनवरी को कोहाट में इस हवाले से हमें डेवलपमेंट नजर आई, मगर सर क्या वजह नजर आ रही है कि फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदा होने के बावजूद जो है अभी तक मामला उस तरह से हमें नजर नहीं आ रहे, खास तौर पे वहां के अवाम के लिए जो इमदादी सामान है वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। क्या वजूहत नजर आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में असल में प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत को खा वो सूबाई हुकूमत है खा वो मरकजी हुकूमत है, हमें तब पता चला कि कुरम में हालात ख़राब है जब वहाँ पे तकरीबन 200 के करीब जो है जानें ज़ाया हुई, वो पाकिस्तानियों की थी। फिर हमने जो कोशिश की, देखे वहाँ पे मसाइल है, जिस तरह जरगा हुआ आपको पता है तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा जरगा जो है वो जारी रहा। कोशिश की गई कि किस तरह पैचअप की जाए, फिर हमने वो दस्तखतें हो गई। मसला ये है कि वहाँ पे जो बुनियादी जो हालात खराब हो गए थे, वहाँ पे अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी प्रेजेंस है, तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो अवाम जो है, वहाँ के लोग जो है वो एक्सेप्ट करें। जिस तरह कल भी आपने खबर पढ़ी होगी कि जिसमें कहा गया है कि जी इनकी जो जिम्मेदारी थी ये उन लोगों की थी जिनने दस्तखत किए हैं। मेरे ख्याल में ये इस तरह नहीं होता है। एक पॉलिसी होनी चाहिए कि यहाँ पे ये लोग कैसे आए और कहाँ से आए। कुरम का जो मसला है ये महीने 2 महीने में नहीं आया, ये डेवलप होता जा रहा था। पेशावर और इस्लामाबाद जो है वो देख ही रहे थे, लेकिन पेशावर वालों के पास भी कोई फिक्र नहीं थी। उनका जो सारी फोकस थी वो इस्लामाबाद की तरफ आने की, और यहाँ पे उनका जो जेल लीडर है उनको चढ़ाने की जो है उनकी सारी फोकस थी। इस्लामाबाद की सारी फोकस यही थी कि किस तरह पेशावर से या मुल्क के दीगर इलाकों से इस्लामाबाद पे अगर यलगार हो रही है तो किस तरह उनको जो है उनको रोका जाए। तो यही मौका था। और अब वहाँ पे सूरत हाल यही है कि एक तो हैवी वेपन्स बहुत ज्यादा है। अभी ये हैवी वेपन कहाँ से आए, मेरे ख्याल में ना मेरे पास इस सवाल का जवाब है और शायद आपके पास भी नहीं होगा। लेकिन कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि 200 लोगों की जानें जाया हुई, क्यों, हालात कैसे यहाँ तक पहुंचे। अब हम इसमें फंसे हुए हैं कि ये मसला जमीन का तनाज़ा है, ये सेक्टेरियन तनाज़ा है, ये कबायली मसला है, या ये कोई और दहशत गर्दाना। अभी तक तो हम ये फिक्स कर रहे हैं कि ये मसला क्या है। तो मैं समझता हूँ कि रियासत को संजीदगी दिखानी होगी, क्योंकि ये जगह भी जो हो रहा था तो बात इसी पे हो रही थी। रियासत ये डिमांड कर रही थी कि आप पहले असलहा सरेंडर करें, लेकिन अवाम कह रहे थे कि आप पहले हमें तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दे दे। तो ये एक मसला है, और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा फोकस वहां पे है। अगरचे नुकसान ज्यादा हुआ,
एंड आई होप कि वेरी सून दोनों साइड से ये कोशिश हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी संजीदगी हमें दिखानी होगी, हालात कहीं भी जो है इस नहज पे न आने दे कि फिर उसको ठीक करने के लिए हमें डबल नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की महसूस साहब के, ये वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, इतना पुराना मसला। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये शरपसंद चाहते क्या है, और जिस तरह इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को, अमन कोशिश को बहुत बड़ा धचका भी लगाया जा रहा है। इसमें एक एलिमेंट ये भी आ रहा है कि कहीं इसमें बैरूनी हाथ तो नहीं मुलविस है। यकीनन देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि एक तो यहाँ पे जो लोग हैं स्पॉयलर्स हैं, जो नहीं चाहते हैं ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो। और स्पेशली इस पर्टिकुलर केस में एक जो 5 लोग अभी नामजद हुए हैं जिन्होंने डीसी के पे हमले पे इन्वॉल्व, तो उनमें 2 तो अरेस्ट हुए हैं। तो वो लोग थे जिन्होंने एक्चुअली फायर किया। तो उनसे कुछ उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्रीमेंट पे जब हो रहा था तो उस पर साइन नहीं किए हैं। सेकंड देखें, ये एक्सटर्नल जो है इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इसकी लोकेशन स्ट्रेटजिकली इतनी इम्पॉर्टेंट है। जो 3 जो सूबे लगते हैं अफ़गानिस्तान के, उनमें तीनों में फितना और खारिज की बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है और फ्रिक्वेंटली वहाँ से आना जाना रहता है। तो इनकी भी सेंस देखें, पाकिस्तान में जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान से जो बयानात आ रहे हैं, जो आगे पाकिस्तान के अगेंस्ट उनके मिनिस्टर्स दे रहे हैं, जिस तरीके से आज अब्बास सतकज़ई ने भी पीछे बयान दिया है और बहुत सारे हैं, तो उनकी भी कोशिश ये है। फिर हॉस्टाइल एजेंसी दूसरे भी हैं, उनकी भी कोशिशें और भी ताकतें हैं। वो चाहते हैं कि आपके खैबर पख्तूनख्वा इन बलोचिस्तान में यह गड़बड़ जारी रहे, चाहे वो सेक्टेरियन हो, चाहे वो टेररिस्ट बेस्ड हो। तो हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे यकजहती की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, तो लोगों को समझना चाहिए। साहब ये भी तो है ना कि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो यकीनन सूबाई हुकूमत का डोमेन है। लेकिन इस वक्त हमें DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी बड़ी अहमियत के हामिल रही, जिसमें उन्होंने कहा कि कुर्रम का जो मामला है वो यकीनन बैड गवर्नेंस के हवाले से, मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ के हवाले से उसकी एक मिसाल है। तो सवाल यही है कि कानूनी ढांचे की कमज़ोरी, इंतज़ामी और इक़्तिसादी मसाइल, ये तमाम चीज़ें तो सूबाई हुकूमत, वो जो हसन साहब कह रहे थे ना कि इतना अरसा गुजर गया, आज हम ये देख रहे हैं कि ये मसला इसकी वजह से, वो मसला इसकी वजह से, लेकिन असल चीज़ तो वही है जो DG ISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि इवन जो हम बात कर रहे हैं तो SYL फाटा की जो 7 एजेंसीज को हमने डिस्ट्रिक्ट बनाए, तो वहाँ पे भी सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई थी। जब अज़्म इस्तेहकाम का कंसेप्ट आया था तो उसमें यह था हर इदारा, हर जो सूबा है, फेडरेशन है, हर एक इदारा अपना रोल अदा करे, अफवाज पाकिस्तान अपना रोल अदा करेगी। तो इसमें सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, और जो ग्रेवेंसेस हैं उनको रेड्रेस करना है, स्पेशली जो लोगों के मसाइल है शुरू से, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। हम कहते हैं ना, जो स्टेट जो भी है या आपकी सूबाई हुकूमत है, इनकी जिम्मेदारी होती है कि दे शुड इंश्योर। अभी आप देखें ना कि जो रिलीफ कॉन्वॉइज हैं, जो सप्लाईज लेके जा रहे हैं, अभी काफ़ी अरसे से अभी जा नहीं रहे हैं, अभी तक छपड़ी के मकाम पे हैं। तो मेरे ख्याल में बड़े क्राइसिस पैदा हो रहे हैं कुरम में। तो मेरा ख्याल हमें सीरियस लेना चाहिए इस इशू को। और अभी आप देखें कि लाइकली है कि अफवाज पाकिस्तान, अब लोगों ने कहा कि फ़ौज आए यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली आपने पास में देखा होगा जरगे हुए हैं, लकी मरवत में हुए हैं और एल्सवेयर कोहाट में हुए हैं, कि उन्होंने कहा कि फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, फ़ौज यहाँ से चली जाए और हम खुद ये चीज़ें मैनेज करेंगे। तो आज कह रहे हैं फ़ौज आके ऑपरेशन करें। तो मेरा ख्याल में लोगों को समझना चाहिए अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान आर्मी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस मुल्क की, तो वो चाहेगी कि यहाँ अमन हो। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में देखें टेररिज्म एक सीरियस थ्रेट है और उसका मंबा और सोर्स वो अफगानिस्तान है, और हमने हर वो मुमकिन कदम उठाना है जिसको हमने इसको एड्रेस करना होगा इस थ्रेट को। हसन साहब, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में फितना और खवारिज को भेजता है, दहशतगर्दी करवाता है, सहूलतकारों को यहाँ पे उसने एग्जिस्ट यहाँ पे उनकी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जो खुदकुश बमबार हैं वो भी हमें, मतलब उनके पास से जो हमें असलहा नज़र आता है वो नेटो का असला है जो अफ़गानिस्तान में छोड़ के गए थे। वो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आज से तो नहीं है। नेटो का जो इनखला हुआ था उसके बाद से हम इस मामले को और
आर्मी चीफ साहब बार बार हर फोरम पे जो उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी की, उन्होंने सब जगह जाके ये बावर कराया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में, अफगानिस्तान में जो असला था वो इस्तेमाल हो रहा है। अब इतने अरसे से 11 साल हो गए हैं केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन इस 11 साल में हमने यही देखा कि अगर बानी पीटीआई की हुकूमत थी तो तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, उनको सवात में लाके बसाया भी गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो नेटवर्क है ये मुनज़्ज़म होता गया। देखिए, सवाल ये डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा किया कि हॉस्टाइल एजेंसी या एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके हैं और कोई भी रूल आउट नहीं कर सकता है कि इसका एक एक्सटर्नल डायमेंशन है, लेकिन एक्सटर्नल डायमेंशन से बड़ा डायमेंशन जो है वो इंटरनल डायमेंशन है। वो ये है कि जिस तरह हमने 2018 में ये इलाके जो है हमने जम किए, जो कबायली इलाके थे, उस वक्त भी कुछ लोग कह रहे थे कि आप इस तरह जम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा को कबायली इलाकों में जम किया ना करे, इस तरह कुछ लोगों के खदशात थे। जब हमने जम किए तो अब हमें थोड़ा सा जो है ना स्टॉक टेकिंग वो करनी चाहिए कि फिर हमने क्या किया, क्या वहां पे हमने रिफॉर्म्स किए, क्या वहां पे हमने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया, क्या वहां पे हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो है वो किया, या उन लोगों को हमने सीने से लगाया, या उन लोगों को हमने अल्लाह ताला की रहम करम पे छोड़ा। प्रॉब्लम ये है कि हमें पॉलिसी पे फोकस करनी है। इस वक्त हमारी पॉलिसी क्या है? मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूं, अगर कोई हमें बता दे कि दहशतगर्दी के खिलाफ, मिलिटेंसी के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ व्हाट पॉलिसी भी है। हमारी पार्लियामेंट इन सेशन है, सेनेट इन सेशन है, सूबाई असम्बलियां हैं। आपने देखा है कि कहीं से कोई पॉलिसी डिस्कस हुई है कि ये हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी है, ये हमारी मिलिटेंसी के खिलाफ पॉलिसी है, ये मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ पॉलिसी है, या ये जो 30,000 मुरब्बा किलोमीटर जो नो मैन जिसको इलाका गैर कहा करते थे, यूपेमिस्टिकली फिर ये कबायली इलाके हो गए, इसको हमने जम किया है। तो वहां पे हमने क्या किया? क्या उन लोगों के जख्मों पे हमने मरहम रखी, या हमने उनको किसी के हमने बॉर्डर खींच ली, हमने कहा कि जी बस हमने फेंस लगाई और वहां से लोग नहीं आएंगे। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। ये काइनेटिक ऑपरेशन से, मिलिट्री ऑपरेशन से कुछ भी नहीं होगा। हमने इससे पहले 20 ऑपरेशंस किए, उन ऑपरेशंस का क्या नतीजा निकला? ये जो है सर नतीजा तो निकला था, खैर 2014 से 2018 तक तो नतीजा बिल्कुल निकला था, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये जो हुकूमत जब दूसरी आती है तो वो जो आप जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जिस कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, उसमें ब्रेक आ जाता है और वही नुकसानदेह होता है। देखिए एक बात है आम आदमी का, मैं एक आम आदमी हूं, मुझे ये पता नहीं है कि इस्लामाबाद में कौन बैठा है, क्या फैसले कर रहे हैं, मुझे उन फैसलों से क्या नुकसान होता है। ये फौज का भी काम है, ये अदलिया का भी काम है, पार्लियामेंट का भी काम है कि जब उस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर गलत कर रहा था, लेट से वो गलत कर रहा था, उस वक्त जो मिलिट्री लीडरशिप बैठी थी किसने मुखालिफत की थी? उस वक्त पार्लियामेंट में बैठे किसने मुखालिफत की थी? किसी ने भी नहीं की थी सिवाय एक दो वेगामांड्स के। तो मैं कहता हूं कि एक वजह उसकी यही थी कि न वो पॉलिसी पार्लियामेंट में डिस्कस हुई थी, न वो पॉलिसी पब्लिक में डिस्कस हुई थी, न आज जो हम कर रहे हैं ना ये पब्लिक में डिस्कस हो रहा है। मेरा जो सवाल है वो ये है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, बजाय इसके कि हम इसीलिए इसको ब्रश साइड करें कि ये तो यहूद हुनूद कर रहे हैं, इंडिया कर रही है, अफगानिस्तान कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन हसन साहब अब ये डिबेट तो दूसरी तरफ चली जाएगी ना, क्योंकि देखिए जब वहां पे अगर कोई इंटरवेंशन किया जाता है तो फिर मामला आ जाता है वहां के जो जिले इंतजामिया है, वहां के जो जरगे हैं, वहां के जो फरीकैन है वो खड़े हो जाते हैं। अब जब बात की जाती है कि मुआहदे के तहत दोनों फरीकैन क़याम अमन के लिए हुकूमत और इंतजामिया से ताउन करेंगे, तो वो तो असला जमा कराने पर ही एक इशू खड़ा हो जाता है। एक सवाल मैं करता हूँ, जब रियासत जरगे के लिए बैठ जाए ना, जब रियासत ये करे कि फलाना मलक आ जाए मसला हल करे, फलाना मलक मसला आ जाए, मलक आ जाए मसला हल करे, तो फिर मेरे ख्याल में वो पंजाबी की जो कहावत है ना कि बेहतर है कि रियासत जो बादशाह है ना वो सुलह कर ले। प्रॉब्लम ये है कि रियासत को अपनी रेट जो है ना वो एक बॉर्डर के एक सिरे से मुल्क से लेकर दूसरे सिरे तक बरकरार रखनी होगी। रियासत के साथ इदारे होते हैं, रियासत हैज द लाइसेंस टू किल। रियासत के साथ एक किताब होती है जिसमें लिखा क्या है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं मसूद साहब, अब जिस तरह बात की जा रही है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान है, इसका इस पे अमन
अमल किया जाएगा। बात मैं वही कर रही थी कि हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं, प्लान होता है, लेकिन चूंकि हमारा इन हाउस ऑर्डर इतना ख़राब हो जाता है मसूद साहब के हम उस पॉलिसी को जो भी हुकूमत आती है वो आगे उसको चलाती नहीं है। लेकिन इस बार शहबाज शरीफ साहब जिस हमें एक लॉ एंड ऑर्डर में और जिस तरह मईशत के हवाले से वो बड़ा कंसर्न है और बहुत बेहतर इकदाम भी लिए जा रहे हैं, इस वक्त कितना ज़रूरी है कि तमाम जितने भी सूबे हैं और जो सब मिलकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है इस वक्त एक पेज पर आ जाए और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराया जाए। मेरा ख्याल में इसमें तो दो राय नहीं है, और स्पेशली जब ये बैठते हैं एपेक्स कमेटी में बैठते हैं तो चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, वहीं पर डिस्कशंस होती हैं। और मैंने कहा एपेक्स कमेटी डिसीजन मेकिंग बॉडी है और तमाम चीज़ें इस पर फाइनल होके इस पर डिसीजंस होते हैं। तो मेरा ख्याल में स्पेशली हमारे दो सूबे अफेक्टेड है, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, तो दोनों को मेरा ख्याल में 100% जो कोऑपरेट करना चाहिए। और देखें ना अभी जिस तरह गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें चीज़ें करनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज़ हैं। अब जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हम पुलिस की बात करते हैं, CTD की 537 टोटल स्ट्रेंथ है, तो अभी देखें फ्रंट पे हैं, मतलब अब कुर्बानियाँ बहुत दी है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने, CTD ने, जी बिल्कुल दी। और लेकिन इसके बावजूद देखें कि कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने कल भी उस दिन एपेक्स कमेटी में बात की थी कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट अच्छी होनी चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, वेपन्स अच्छे मिलने चाहिए, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा, चीफ मिनिस्टर ने कोई 3 बिलियन रुपीस भी रिलीज़ किए हैं। तो मेरा ख्याल में ये जो टेररिज्म का जो मसला है ना नेशनल लेवल पे है, और ये देखें इट इज़ अ लॉन्ग और कॉस्टली अफेयर। मैंने जो बात की थी ना कि दहशतगर्दों को तो आप रोज़ाना मारेंगे, हमारे जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस, अफसरान, मतलब सभी इसमें जो है शहादतें दे रहे हैं, उनकी मतलब लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। अब वादी तीरा में आप देख लें कि पाक फौज ने किस तरह फितनुल खवारिज को जो उनका असर रसूख बढ़ाने की कोशिश की थी उसको ख़त्म किया और वादी तीरा में अमन कायम करने की कोशिश की। वहाँ के अवाम, वहाँ के ताजिर बरादरी इस चीज़ पर बड़ा खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और पूरी कौम, पूरी आवाम जानती है कि इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह नंबरदाज़ हैं दहशतगर्दों से। जी हाँ, देखिए जो खैबर डिस्ट्रिक्ट है ये भी अनदर एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें पास में भी 2014 में भी यहाँ पे खैबर 1 ऑपरेशन हुआ, 2015 में खैबर 2 ऑपरेशन हुआ। उस वक़्त बाड़े में बड़ी प्रेजेंस थी ये टेररिस्ट की, और उस वक़्त आर्मी ने यहाँ पे बहुत बड़ा ऑपरेशन करके बहुत सारे टेररिस्ट को मार के इस एरिया को क्लियर किया था। फिर रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, इसमें लश्कर इस्लाम है जिसका ओरिजिन यहाँ से है, और इसके अलावा फितनुल खारिज में TTP भी शामिल है, जमात एहरार भी यहाँ पे शामिल है। तो ये जो ग्रुप्स यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं तो ये भी एक किस्म का अब अलायंस हो चुका है इनका, और फिर वो उन्होंने थ्रेट किया था, स्पेशली 13 में दोबारा आए थे। सो 13 के साथ ही देखें ये कुरम भी है और अगज़े एजेंसी भी है, और वेस्ट में अगर हम देखें तो इट इज़ अफ़गानिस्तान नंगहार प्रोविंस, तो वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होती है। लेकिन अभी जो ऑपरेशन हुआ पिछले सितंबर अक्टूबर में तकरीबन 50 सुपर टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए थे और बहुत सारे ज़ख्मी हुए, बहुत सारे पकड़े गए थे। और इसमें एक मैसिव ऑपरेशन इसलिए भी था, इसमें स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले भी शामिल थे, पाकिस्तान आर्मी भी शामिल थी, और इसके अलावा फ्रंटियर कोर जो खैबर पख्तूनख्वा है वो भी शामिल थी, और बाकी इदारे भी शामिल थे। सो इट वाज ए सक्सेसफुल ऑपरेशन, और जो 13 में जो उनकी प्रेजेंस थी उनको क्लियर कर दिया है। तो अब लोगों ने इस ऑपरेशन को अप्रिशिएट किया है कि क्योंकि वहाँ पे उनको टाइम कि दे कैन कैरी आउट सम जो ट्रेड एक्टिविटी है जो कर सकते हैं। ठीक है, यकीनन जो कुरम का और पारा चनार का मामला है वो नहायत संगीन है, लेकिन इस वक्त हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दुश्मन अनासर जो है उसको सबूताज करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम सबको एक पेज पर होकर इकदाम करने होंगे, और जितनी नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो पॉलिसीज़ मुरतब की गई थी उसको भी मनोअन अमल करना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो बात करूँगी भारत के हवाले से कि साल 2025 का आगाज़ भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। पहले अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर शाये की थी जिसमें भारत जो है वो सरकारी पुष्तपनाही से जो उजरती कातिल हैं उनसे दुनिया भर में टारगेट किलिंग कराता है। लेकिन एक और मामला जो है वो भारत को अब नजर आ रहा है, लद्दाख के हवाले से एक बड़ा धचका लगा है। इस पर बातों की इस ब्रेक के बाद।
6 जनवरी 1993 को काबिज भारतीय अफवाज ने सोपोर में 60 बेगुनाह कश्मीरियों का कत्लेआम किया। सोपोर और दीगर मुकामात पर काबिज भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरियों का कत्लेआम तहरीकें आज़ादी कश्मीर को कुचलने के भारतीय हथकंडों का हिस्सा है। काबिज भारतीय अफवाज गुज़श्ता 3 दहाइयों में 96,000 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर चुकी हैं। इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी का फ़र्ज़ है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कत्लेआम में मुलव्वस भारतीय फ़ौजी एहलकारों को इंसाफ के कटहरे में लाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह भारत को सरहदी तनाज़े पर एक और धचका लगा है और चीन का लद्दाख में 2 काउंटीज़ का क़याम इस वक्त नज़र आ रहा है और चीन का ये क्लेम है कि ये जो हिस्सा था वो पहले से ही इसमें मर्ज हुआ था। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए हैं और नई पेशरफ पर यकीनन इस वक्त भारतीय हुकूमत जो है मोदी सरकार बड़ी सीख पर नज़र आ रही है और चीन की जानिब से ये ऐलान 5 साल बाद सरहदी मुज़ाकरात जो दोबारा शुरू हुए उसके फ़ौरन बाद ही ये नज़र आया। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल हैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अब्दुल्ला खान साहब, माहिर हैं आप बैनुल अक़वामी उमूर में, बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाए आप। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तलत शब्बीर, डायरेक्टर चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर, बहुत शुक्रिया सर। तलत साहब आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला। तलत साहब आपसे ही शुरू कर लेती हूँ मैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, नई पेशरफ्त आपको नज़र आ रही है, ये जो सरहदी तनाज़ा, मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा एक जो सरहदी तनाज़ा चाइना और भारत के दरमियान है उस पर छोटा सा आप ब्रीफ कर दें। जी, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि 2020 में गलवान लद्दाख के इलाके से में दोनों ममालिक की जो अफवाज थी वो आमने सामने आ गई। उसमें जो कुछ ऐसी पोजिशन थी जिसको भारतीय फौज ने उस जगह पे एडवांसमेंट की और फिर जो चीनी अफवाज थी, गैर मुसल्लह अफवाज थी, क्योंकि वहाँ पे आप वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनको पुश बैक किया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये कुछ अरसा चला, लेकिन ये है कि फिर रुक गया। तो आम ये तासर ये था कि शायद चाइना जहाँ पे इंडिया को वापस धकेलना चाह रहे थे, वहाँ पे धकेल के उन्होंने इसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया और फोर्सेज जो है वो अपनी अपनी जगह पे वापस चली गई। क्योंकि इस जो गलवान में जो इशू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें इनका ट्रेड भी इम्पैक्ट होना शुरू हुआ, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, तो पॉलिटिकल भी उस पर ज़ाहिर है इसके साथ उस तनाज़े के। तो फौरी तौर पर दोनों मुल्कों ने इसको रिकवर किया और ये बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर्स की असेसमेंट थी कि इंडिया और चीन जो है वो इस तनाज़े को रिजॉल्व करने में कामयाब हो गए हैं और वापस अपनी अपनी पोजीशन पे आ गए। लेकिन जो हालिया मीटिंग हुई बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर चाइना के, उनके दरमियान और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के, उनके दरमियान मीटिंग हुई और 6 पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस हुए। जो 6 पॉइंट्स का जो मतन है वो ये है कि हमने बॉर्डर को मैनेज कैसे करना है, हमने जो इंफॉर्मेशन है, डेटा वो शेयर करना है, बॉर्डर मैनेजमेंट करनी है और पीस को इंश्योर करना है। तो ये इसलिए इंडिया को शायद धचका लगा कि उस पीस जो एग्रीमेंट था जिसमें 6 पॉइंट्स पे दोनों पार्टीज एग्री भी हुई, उसके बाद ये काउंट्रीज का क्या मामला में आया या अनाउंस हुआ। तो मेरे ख्याल में दोनों वाले की पोजीशन पे ये है, चीन का ख्याल है कि ये इलाका उनका है, जबकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि इसमें इंडस्ट्री उनकी जो प्रेजेंस है यहाँ पे इलिजिटिमेट है, ये इलीगली ऑक्युपाइड हो गए हैं वो जो जगह हैं। ठीक है सर। अब्दुल्ला साहब, चीन कभी भी कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाता जिसमें किसी शक व शुबात की गुंजाइश हो और अरुणाचल प्रदेश हमेशा चीन का हिस्सा रहा है, तो भारत इतना वाविला क्यों मचाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये जो मसला अभी उठाया कि 2 उन्होंने नई काउंटीज़ बनाई हैं हुतान प्रीफेक्चर के दायरा कार के अंदर,
ये प्योरली चीन का अंदरूनी मामला है, ये एक्साई चीन का इलाका है। और ये एक्साई चीन जो बेसिकली जो सिंकियांग और तिब्बत, ज़्यादातर सिंकियांग कुछ उसका इलाका तिब्बत का है, और ये दोनों जो है ना वो ऑटोनमस रीजन है तिब्बत इसका चीन के, और प्योरली चीन का अंदरूनी मामला है। भारतीय वजारत ख़ारजा ने इस पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है कि जैसे कि हम जहाँ पे आज़ाद कश्मीर में कोई डेवलपमेंट करते हैं या गिलगित बल्तिस्तान में करते हैं तो कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी कर देता है, इसी तरह की इंडिया की स्टेटमेंट चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। जो चीन ने ये जो जिनकी तरफ आपने इशारा की, ये दोनों प्योरली उस इलाके में पहले से चीन का कंट्रोल है, और आज से नहीं है, 50 साल बल्कि जब से चाइना बना है उस वक्त से इस पे चाइना का ही कंट्रोल है। इंडिया जो लिप सर्विस करता रहता है, और बेसिकली ये बुनियादी इसकी हिस्ट्री ये है कि जो ब्रिटिश यहाँ पे रूल करके गए वैसे ही लकीरें खींचते चले गए कि जनाब ये हमारी बाउंड्री है, ये वो बाउंड्री है, और उसकी वजह से डिस्प्यूट इस दुनिया में आज भी मौजूद है। कश्मीर का डिस्प्यूट भी ब्रिटिशर्स की वजह से है। ड्यूरन लाइन का इशू आज तक अगर उसके ऊपर कोई ना कोई लोग आवाज़ उठाते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज बॉर्डर है, वो भी उनकी ही गलतियों का नतीजा है। और इसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने वैसे ही कुछ लाइनें खींच दी, कहीं जॉनसन लाइन है, कहीं जनाब मैकर्नी और मैकडोनल्ड लाइन है, और कहीं कौन सी है। चीन का एक बड़ा एक्सेप्टेबल स्टांस है इसके ऊपर, और वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। ये सारा एक्साई चीन का इलाका चीन का ही हिस्सा है शुरू से, और ये कराकोरम की परली तरफ है। मतलब इसको लद्दाख का हिस्सा करार देना भी मैं समझता हूँ गो के लद्दाख बजाते खुद जो है ना वो तिब्बत का हिस्सा है। मतलब लद्दाख पे भी ये जो सिखों ने कब्जा किया था, महाराजा ने, ये तो उन्हें 1842 में कब्जा किया था। ये लोग अगर आप इनकी हिस्ट्री, इनका कल्चर, ये सारा देखें तो आपको दूसरी तरफ कुछ तिब्बतियों से मिलेगा और कुछ आपको सिंकियांग के लोगों से मिलेगा। इनका इंडिया के साथ हिस्टोरिकली भी कोई रिलेशन नहीं था। अच्छा। और ना ही आज ये रिलेशन है। ये इवन मैं समझता हूँ कि लद्दाख जो पूरे का पूरा है, जिसमें लेह और कारगिल के इलाके और दूसरे शामिल हैं, खास तौर पे ले, और ये आपको देखें ये बुद्ध मत के लोग हैं यहाँ पे इवन हिंदू अक्सरियत भी नहीं है, मुसलमान कारगिल और इधर द्रास की तरफ है। ले और उससे आगे का सारा लद्दाख का इलाका भी जो है ना वो बेसिकली बुद्ध मत के लोगों पे मुश्तमिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन का इवन ज्यादा बड़ा क्लेम होगा अगर वो पूरे लद्दाख पे क्लेम करे, रादर देन इंडिया एक्साई चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे चीन के, और वहाँ कहे कि उन्होंने क्यों काउंटी बनाई है, वो अंदरूनी मामला है, जो मर्जी करें। बिल्कुल। तो तलत साहब, ये जो दोनों काउंटीज बनी है, एक तो हुकूमत और दूसरा रियासती जो कौंसिल है, उसकी मंजूरी के बाद ये क़याम अमल में आया है। इस पे भारत जो है वो वावेला मचा रहा है, इसे मुतनाज़ा बना रहा है। तो अब भारत के लिए क्या मुश्किलात पैदा होंगी? देखिए, ये जो भारत का, जैसे अब्दुल्ला खान बता रहे हैं कि ये खामखा क्या एक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, इंडियन जो गवर्नमेंट है, मोदी रिजीम, उसमें यह है कि जो जिसका उन्होंने बताया कि जो इलाका है वो अगर लेजिटिमेट चीन का इलाका है तो आपका ववेला बनता नहीं है उसके ऊपर। अगर ये जैसे अभी देखिए, अभी थोड़ा सा इसको इससे निकल के भी देखना पड़ेगा इस सिचुएशन को। इस सिचुएशन ये है कि अमेरिका के और चीन के ताल्लुकात में कुछ लोगों को ख्याल है कि शायद बेहतरी आ जाए ट्रंप के आने की वजह से। अच्छा। उसकी एक रीजन तो ये लगती है कि चीन के सदर को उनने 20 जनवरी को जो ट्रंप का इनॉग्रेशन होगी, ओथ टेकिंग सेरेमनी है, उसके ऊपर इन्वाइट किया उन्होंने। ये अलग बात है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक इंडिया को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। और जो टैरिफ की जो एक बात ट्रंप रिजीम के कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें वो इंडिया को भी बीच में उन्होंने शामिल किया हुआ है कि इंडिया के खिलाफ भी कुछ टैरिफ्स का जो है वो शायद निशाना इंडिया भी बन सकता है। तो थोड़ी सी सर्दमहरी का रुझान है अमेरिकन जो अभी अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें से बहुत सारे अमेरिकन, अगर आप स्कॉलरशिप फॉलो करें, उसमें लगता है कि इंडिया को जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे एडवांस कर रहा था अमेरिका, तो इंडिया कोई ऐसा खास वो जो उसका किरदार था वो उसमें फिट नहीं हो रहा। तो एक इंटरनेशनल सिचुएशन ये भी है कि अमेरिका के और इंडिया के ताल्लुकात और चीन के और अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना अभी किस करवट जाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त की सिचुएशन है। लेकिन जो बॉर्डर सिचुएशन है इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और आप देखिएगा कि ये कुछ ऐसे में डाई डाउन हो जाएगा, क्योंकि चीन, जैसे ने भी कहा कि चीन हमेशा नपे तुले काम करता है। चीन हमेशा नपा तुला और सोचा समझा काम करते हैं। वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे मेरा ख्याल ये था 2020 में एज अ चाइना वॉचर कि शायद चीन जो है वो इंडिया को बहुत दूर तक खेलेगा
लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक खास हद पे जाके अपनी कोशिश को रोक दिया और उन्होंने कहा जी बस दिस इज वेयर वी वांट यू टू बी, और इसके बाद अभी हम लेट्स टॉक ऑफ पीस एंड लेट्स टॉक ऑफ। तो तलत साहब, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उस पर चीन और भारत का जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़पें हुई हैं, 2020 में कई भारतीय फौजी जो है वो हलाक हुए और भारत को बड़ा हज़मियत का सामना भी करना पड़ा। तो इससे इलाके में तो कोई कशीदगी नहीं होगी या हो सकती है? नहीं, डेफिनेटली होगी। देखिए, जो उसमें 20 सोल्जर्स उनके मारे गए थे जब ये 2020 का गलवान का तनाज़ा खड़ा हुआ था। देखिए, कशीदगी का सामान तो बन जाता है, कशीदगी तो शुरू हो जाती है। और दूसरा ये है कि उससे काफ़ी मुल्हिका इलाके जो है ना वो पाकिस्तान के साथ भी, चीन का वहाँ पे बॉर्डर है और इंडिया का भी है, ज़ाहिर है पूरा खिता जो है उसके सूरत में आता है। लेकिन यह है कि एक जो मुझे लगता है कि वो जो मुआहदे हैं, जो मुआहदा भी 6 पॉइंट जो जिसका भी सारा फोकस बॉर्डर पे है, बॉर्डर में अमन है, बॉर्डर डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन की बात करते हैं, वो डेटा की बात करते हैं, एक्सचेंज ऑफ डेटा, जो 6 पॉइंट्स हैं जो भी हाल ही में उन्होंने दोनों साइड ने एग्री किया जिसपे। तो आई थिंक देयर इज समथिंग बिहाइंड इंडियन माइंडसेट जो शायद इस सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं। वो शायद इस जो बॉर्डर मैनेजमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ 6 पॉइंट जिद्दा से, उसको भी शायद मतरादा बनाएंगे फ्यूचर में। तो ये शायद उनकी सोच समझी स्कीम होगी कि इसको काउंटीज पे इतराज करें जो कि चीनियों का लेजिटिमेट हक है, उसको भी करें और फिर 6 पॉइंट को भी मुतनाज़ा बनाया जाए ताकि होल एक्साइज जो उसके इर्द गिर्द हुई है वो सारी मुतनाज़ा हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये जानबूझ के सोचा समझा कदम उठाया जा रहा है इंडिया की तरफ से। लेकिन डेफिनेटली सिचुएशन तो इसमें सिचुएशन ज़ाहिर है वर्सन होगी, क्योंकि अगर आपने इस तरह के 2 मौके इख्तियार करने हैं और ज़ाहिर है चीन ने भी इस पर बड़ा सख्त बयान दिया है जिससे नहीं दिस इज पार्ट ऑफ चाइना, और हम बिल्कुल लेजिटिमेट अपनी जगह पे करते हैं। ठीक है, तो अब्दुल्ला खान साहब, आप जियो पॉलिटिक्स के तनाजुर में कैसे देख रहे हैं? तलत साहब तो बता चुके हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दूसरा ये कि अगर भारत के हवाले से बात करें तो एक तरफ तो जो मकबूजा कश्मीर में वो जिस तरह बर्बरियत और जुल्म का निशाना बना रहा है कश्मीरियों को, इतने शहीद हो चुके हैं वहाँ पर, हक़ खुद इरादियत नहीं दी जा रही, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब चीन जैसे जमहूरी मुल्क में पुरअमन मुल्क पर इस तरह का दबाव डालना या उसके खिलाफ जो है वो कैंपेन चलानी, क्योंकि अभी बीजिंग में गए थे कौमी सलामती के मुशीर इंडिया के अजित डोवल, और वहाँ से आने के बाद अब जिस तरह का उनका एक टेम्पलेमेंट नज़र आ रहा है भारत का, तो कशीदगी तो बढ़ेगी। और चीन क्या रिएक्ट कर सकता है इस पर? देखिए, चीन का तो जो भी रिएक्शन होता है बड़ा कैलकुलेटेड होता है, वो एब्रप्ट नहीं होता, वो रिएक्टिव नहीं होते, वो बड़े सोच समझ के जो भी चीज़ करते हैं। उनको पता होता है कि इस चीज़ का क्या रिएक्शन आएगा इंडिया की तरफ से, उसको मिटिगेट कैसे करते हैं। असल जो बात है वो ये है कि इंडिया अपने आप को जियो पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त साउथ एशिया में जो उसका अपना घर है, इंडिया बिल्कुल तनहा हो गया है। बांग्लादेश में उसको निकाल दिया गया। मालदीव से देखें कि जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो आउट इंडिया की कैंपेन से आए हैं। श्रीलंका से उनका इनखला हो गया। 2021 में अफगानिस्तान जो प्रो इंडिया रजीम थी वो ख़त्म हो गई। पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ ऑलरेडी उनके तल्लुकात जो है ना वो जिस तरह के हैं सबको मालूम है। ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात भी गुज़श्ता 1 साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। तो इस सारे खित्ते में इंडिया तकरीबन इर्रेलेवेंट होकर रह गया है, और वो फिर अपनी रेलेवेंस शो करने के लिए कुछ ना कुछ शोशा छोड़ता रहता है जिससे वो अटेंशन हासिल करना चाहता है। वो ये समझता है कि नए अमरीकी सदर जो है ना, हो सकता है कि चीन के खिलाफ, जैसे उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बहुत कुछ कहा, तो वो उनके फ्रंट मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वेस्ट में भी इंडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह से लूज़ हो चुकी हुई है, क्योंकि वेस्ट में बहुत सारी जो टारगेट किलिंग्स इंडिया ने कराई हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, उन्होंने असैसिनेशंस कराई हैं, कनाडा में कराई हैं, अमेरिका में कोशिश की है, इस तरह न्यूजीलैंड में ये एफर्ट्स किए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो वेस्ट है वो अपनी जमहूरी रवायात के ख़िलाफ़ इंडिया के इक़दामात को समझ रहा है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने आज तक जो है ना वो खाया बहुत है, डिलीवर बिल्कुल नहीं किया। कंटेंट चाइना के नाम पे इंडिया ने वेस्ट से
अमेरिका से बहुत पैसा खाया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ, चीन का एक्सपेंशन तो बहरहाल होता गया, उसका जो इन्फ्लुएंस है, चीन का अपना एक्सपेंशन नहीं, उसका इन्फ्लुएंस का एक्सपेंशन वो होता गया और BRI आगे बढ़ता गया। इवन अमेरिका जो कल तक CPEC के हवाले से बड़ी रिजर्वेशन का इजहार करता था, अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं वो 2 दफ़ा जो है ना वो गवादर जा चुके हैं। तो उस कंटेक्स्ट में इंडिया की जो है ना थ्रू आउट जो जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है वो बिल्कुल अब ना होने के बराबर रह गई है। अब वो किसी ना किसी हवाले से कुछ आप कह लें कि चाइना के खिलाफ कुछ पोस्चर, ऐसी पोस्चरिंग करके दोबारा तवज्जो शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितने इकोनॉमिक रिलेशंस इंटीग्रेशन चाइना और अमेरिका की है वो दोनों एक दूसरे की मुखालफत के बावजूद, हरीफ होने के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ एक सर्टन लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इंडिया की यूटिलिटी कहीं भी जो है ना वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही। साउथ चाइना सी में का जो मामला था वो पसे पुश चला गया क्योंकि यूक्रेन वार स्टार्ट हो गई, फिर गल्फ में मामला आ गया। अब जो अमेरिकन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आएगी उसके प्लेट पर तो करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। तो कम अज़ कम अगले 4-5 साल के लिए तो इंडिया ना इंटरनेशनली ना ही रीजनली उसकी कोई सिग्निफिकेंस है, और रह जाके उसके पास कोई इकोनॉमी रह जाती है और आप कह लें कि इकोनॉमिक हवाले से उसकी जो इंटरेस्ट के साथ रिलेटेड है। अदरवाइज जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो पोलिटिकली वो बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, इंटरनेशनली भी और रीजनली। तलत साहब, बड़ा अच्छा तजिया किया अब्दुल्ला खान साहब ने। अब जिस तरह भारत जो है वो अपने हमसाय ममालिक में दहशतगर्दी करवाता फिर रहा है, दूसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ अब उसके सिफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वेस्ट में भी हम, कनाडा में, अमेरिका में, मगरबी ममालिक में हम रॉ के मुलविस होने की जो टारगेट किलिंग में है उसमें, और भारतीय सरकार की सरपरस्ती के भी इल्ज़ामात हम सुन रहे हैं। ऐसे में चीन पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाने की क्या हैसियत रह जाएगी? देखिए जी, बोला ये आप इसको रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स के तनाज़ुर में देखेंगे तो बिल्कुल अब्दुल्ला खान ठीक कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो उसकी रेलेवेंस इस वक्त रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स में ऐसी नहीं है जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जैसे वो चाह रहे थे। अब ले दे के मेरे ख्याल में IT सेक्टर बच जाएगा, सिलिकॉन वैली के साथ जिनका ताल्लुक है थोड़ा वो बच जाएगा, लेकिन यह है कि जो रीजनली इंडिया को सामना है, जिसका अब्दुल्ला खान ने भी बताया कि तमाम जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ अभी मुखासमत शुरू हो गई है इंडिया की, और बल्कि अभी जो जनरल पब्लिक ओपिनियन है इन मुल्कों में वो भी इंडिया के बहुत सारा हो गया। अच्छा, अब चूंकि इंडिया खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझता है अमेरिका की बहस पे इन दिस रीजन अगेंस्ट चाइना, तो ये जो स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट है या एक कंपटीशन की फिजा है वो तो डेफिनेटली है कि रीजन की सतह पे इंडिया को आगे लाया जाने का जो प्लान था, ग्लोबल प्लान था, वो तो उसमें तो वो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया चाइना का। लेकिन ये कि जिस तरह की मिसाइल हैं इंडिया के और जिस तरह की तरक्की, अनप्रेसिडेंटेड तरक्की चाइना में हो रही है, या जिस तरह भी अमेरिकन जो है इंटेलिजेंसिया, अमेरिकन बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट अमेरिका जिस तरह चाइना को भी वो सोच रहे हैं, मेरे ख्याल में इंडिया का ख्वाब पूरा नहीं होगा। जो मेरा ज़ाती राय ये है कि इस वक्त बहुत सारी फोर्सेस अमेरिका में काफ़ी सरगर्म हुई हैं कि ये जो कॉर्पोरेट अमेरिका और कॉर्पोरेट चाइना ये जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देंगे अमेरिका और चीन के माबैन, वो कोल्ड वॉर भी नहीं होने देंगे, क्योंकि अब उनके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए। तो ये जो कॉर्पोरेट अमेरिका एंड कॉर्पोरेट चाइना की ड्रिवन एक खास फिजा कायम होगी तावन की, उसमें इंडिया को नुकसान होगा। तो इंडिया को जब नुकसान होगा तो इंडिया इस तरह के होशे तकंडे अपनाएगा, जैसे उसने ये भी एक खाम खास एक अमेरिकन बयान कराना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल में इंडिया हैज डिफिकल्ट टाइम हैड। मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी कि तक वो करना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली वो भी ये भी शायद कुछ लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि लुक आई एम डूइंग योर जॉब, मैं कन्फ्रंट कर रहा हूँ ठीक है चाइना को इस खित्ते में, और मैं ही ऐसा मुल्क हूँ जो चाइना को चैलेंज कर। ठीक, अब्दुल्ला खान साहब, बहुत सारे मामलात में हमने देखा है कि अक़वाम आलम खामोशी इख्तियार कर रही है, ख़ास तौर पे जो कश्मीर में जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, और आज तो यकीनन 6 जनवरी है 1993 को सोपोर में जो बर्बरियत और जुल्म जो है उसमें वो ढाया गया कश्मीरियों के ऊपर, और 60 से ज़ायद निहत्ते कश्मीरियों को कत्ल किया गया था। काबिज फौज ने 500 के करीब जो इमारतें थी उनको आग लगा दी गई थी। लेकिन बात वही है कि इंसानी हुकूक की जो अलमबरदार तंजीमें हैं
वो खामोश रहती हैं, इस बर्बरियत पर आवाज़ नहीं उठाती हैं, उनका अपना क्या इंटरेस्ट है? देखिए, बदकिस्मती से ये जितनी भी इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंसानी हकूक़ के नाम पे काम करती हैं, वो जो है ना वो स्ट्रेटेजिक टूल बनी हुई हैं बड़ी कौमों का। जहाँ उनके मफादात होते हैं वो इंसानी हकूक़ का वगैरह मचाते हैं, जहाँ उनके मफादात नहीं होते वो खामोशी से नज़रें फेर लेते हैं। जैसे भारत के मामले में हमने देखा है, हालांकि इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत सारी रिपोर्टें जो इनकी अपनी बनाई तंजीमों ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने और बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस ने की हैं, लेकिन हमने दुनिया का कोई ऐसा पॉलिसी शिफ्ट नहीं देखा कि वो किसी ने अडॉप्ट किया हो। जहाँ ज़रूरत पड़ी जिम्बाब्वे पे पाबंदियाँ लगा दी, जब ज़रूरत पड़ी सूडान पे पाबंदियाँ लगा दी, जब ज़रूरत पड़ी इंडोनेशिया को से ईस्ट तिमोर अलग करने के लिए पाबंदियाँ लगाई, फिर ईस्ट तिमोर अलग किया गया। जहाँ कहीं उनको ज़रूरत पड़ी इंसानी हकूक़ के नाम पे उन्होंने पाबंदियाँ लोगों लगाई, इकनॉमिक पाबंदियाँ। ईरान पे क्यों पाबंदियाँ लगी हुई हैं? ठीक है, इंसानी हकूक़ के नाम पे ही पाबंदियाँ लगी हुई है ना। ईरान ने कौन सा अमेरिका के ऊपर कोई मिसाइल मारा है? इसराइल का और वो जो कन्फ्रंटेशन तो अब हुई है, लेकिन हिस्टोरिकली पूरी ईरानी कौम जो है ना पाबंदियों के रिजीम के अंदर फंसी हुई है। तो जहाँ की ज़रूरत पड़ती है वो करते हैं। और ये होगा क्या, इसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलेगा, ये पूरा इंटरनेशनल जो सिस्टम जो है वो जो कुछ वैल्यूज़ जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के इर्द गिर्द बज़ाहिर घूमता हुआ नज़र आता है, ये कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि सिस्टमेटिकली हम देख रहे हैं कि ये सिस्टम अब डिलीवर नहीं कर पा रहा है किसी भी जगह पे। बिल्कुल सही बात है। आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यकीनन हर गुजरते वक्त के साथ इंडिया एक्सपोज होता जा रहा है और सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए जो हमने चीन है उसकी जो मुश्तरका कोशिश है वो हमेशा हमने सरफहरिस्त देखी है। तो भारत को कोई भी हंगामा रहे पहले ये सोचना होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।